नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है मदन लाल आजाद ने। और वो दूसरी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी 14 मार्च को जो डीएम बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनका घेराव हुआ है। 23 मार्च को दिल्ली कर्तव्य पथ पर शहीदी दिवस पर एक बड़ा आंदोलन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। इन सब बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। मदन लाल आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत साहब। मेरा आप पहला ही प्रश्न है कि जो 14 तारीख को आप लोग जो डीएम का घेराव कर रहे हैं, क्या कारण है? और जो घेराव कर रहे हैं क्या रणनीति है? और क्या क्या आप लोग जो है उस समय प्रोटेस्ट में करेंगे? 14 मार्च को साहब हम उन डीएम्स का घेराव करेंगे जो डीएम बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे, जिन्होंने भुगतान के काउंटर अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में नहीं खोले। बाकी जो जिन जिलों में काम हो रहा है वहां पर हम घेराव नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञापन वहां भी देंगे डीएम साहब को, प्रधानमंत्री के नाम, सीएम के नाम, ताकि जो भुगतान के आवेदन तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक उन पर जो प्रक्रिया करनी चाहिए, जो कानून ने 9-10 कर्तव्य बताए हैं सक्षम अधिकारियों के, उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उनकी पालना करवाएंगे उन जिलों में। लेकिन जहां डीएम भुगतान के आवेदन ही नहीं ले रहे हैं वहां पर हम जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रयास रहेगा कि 14 मार्च को ही वहां भुगतान के काउंटर खुले। एक बड़ी खुशखबरी मैं बता देता हूँ राजपूत साहब कि उत्तर प्रदेश में अब कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां भुगतान के काउंटर ना खुले हों। उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुल चुके हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन बड़े ही मतलब सत्याग्रह के रूप में रहेगा। केवल प्रधानमंत्री और सीएम के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे और अब भुगतान की बात की जाएगी कि साहब अब आवेदन तो हो गए, भुगतान कराइए जल्दी जल्दी। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर खुल गए हैं, जहां नहीं खुले हैं वहां पे उग्र होगा। हरियाणा में पूरे में उग्र आंदोलन रहेगा, पंजाब में रहेगा, राजस्थान में पूरे में रहेगा, आपका छत्तीसगढ़ में रहेगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी विकट समस्याएं आ रही हैं। बिहार में रहेगा साहब, झारखंड में कई जिलों में तो खुल गए हैं, बिहार और झारखंड में, लेकिन ज्यादातर जिलों में नहीं खुले हैं। तो जहां नहीं खुले हैं वहां हमारा प्रयास रहेगा कि बेईमान अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दौड़ में दौड़ाया जाए। उस दिन राष्ट्रीय एकता के नाम पर दौड़ लगवाएं उनसे कि भाई राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए तुम लोग अपने इस बेईमानी के चोले को और आत्मा को उतार फेंको, अन्यथा आपके साथ देश अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। जो बेईमानों के साथ किया जाता है, चोरों के जेब कतरों के साथ, वही व्यवहार देश आपके साथ भी करेगा अगर आप कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून की अनुपालना नहीं करेंगे तो। तो मदन लाल जी, जी ये जो आप बता रहे 9-10 जो कर्तव्य है डीएम के लिए बर्ड्स एक्ट के तहत, तो क्या कर्तव्य है वो? जी सर, पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक सक्षम अधिकारी, चाहे वो पीआईडी एक्ट के तहत अपॉइंट हो या बर्ड्स एक्ट के तहत, वो अपने कार्यालय के बाहर अपनी पद पट्टिका लगाएगा कि मैं भुगतान अधिकारी हूं या सक्षम अधिकारी हूं या नोडल ऑफिसर हूं। मेरे यहाँ तमाम ठगी पीड़ित अपने अपने आवेदन इतने समय से लेकर इतने समय तक दाखिल करें कार्य दिवस में, यानी 10 से 5 का टाइम है उसमें अमूमन। दूसरा कर्तव्य है वो तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, अगर वो आवेदन लेकर के आते हैं तो उनके आवेदन को स्वीकार करे। तीसरा काम है उस आवेदन की स्क्रूटनी करे कि इस आवेदन में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, और यदि त्रुटि पाई जाती है तो वो आवेदक को नोटिस करके बुलाएगा फोन पे या डाक से, जैसे भी सूचना भेज करके कि आपके आवेदन में ये त्रुटियां हैं, इनको आकर ठीक कीजिए। तो वो आवेदक आएगा या उसका कोई प्रतिनिधि आएगा, संगठन का आदमी हमारे का, या उसका कोई वकील, मान लो कोई हमारे संगठन से नहीं भी जुड़ा है कोई आवेदक अगर, तो वो अपने किसी वकील को वहां भेजेगा, या स्वयं अगर पढ़ा लिखा है तो स्वयं जाकर के उन त्रुटियों को ठीक कराएगा। और जैसे ही वो त्रुटि ठीक होंगी, सक्षम अधिकारी त्रुटियां ठीक होने के तुरंत बाद जो आरोपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको और उसके डायरेक्टर्स, सीएमडी वगैरह, वो उनको निर्देशित करेगा कि आपके खिलाफ ये आवेदन आया है, शिकायत मिली है, आपने इस व्यक्ति का इतना पैसा नहीं दिया है,
आप न्यूनतम 7 दिन या अधिकतम 30 दिन के अंदर अंदर इसका भुगतान करें। और अगर भुगतान नहीं करना है, कर दिया है आपने, तो इस पे जवाब दाखिल करें, आरोपों का जवाब दें। तो या तो वो भुगतान करेगा, भुगतान नहीं करेगा तो अपनी रिप्लाई फाइल करेगा सक्षम अधिकारी के यहाँ। रिप्लाई फाइल करेगा तो सक्षम अधिकारी देखेगा कि उसने अपनी रिप्लाई में कोई एविडेंस भी लगाए हैं या वैसे ही कह रहा है कि मैंने भुगतान कर दिया, या ये आदमी गलत है, आवेदक ठीक नहीं है। तो फिर वो आवेदक को दूसरा नोटिस भेजेगा, तारीख देगा कि आप इतनी तारीख तक अपना, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्युत्तर, अंग्रेजी का शब्द ज्यादा समझते हैं, रिजॉइंडर बोलते हैं उसको, कि वो अपना उस जवाब के ऊपर जवाब दाखिल करे और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे विद एफिडेविट। तो वो प्रस्तुत करेगा, उनका परीक्षण करेगा सक्षम अधिकारी, देखेगा कि आवेदक ठीक है, वो सही कह रहा है, या कंपनी जो आरोपी है, कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो ठीक कह रही है। तो जिसका भी पक्ष मजबूत होगा विद साक्ष्यों के, उसको वो न्याय निर्णय के लिए जो सक्षम कोर्ट बनाई गई हैं, नामित अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में है, ये अपने वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेगा। और अगर मान लो कोई कंपनी या सोसाइटी रिप्लाई फाइल नहीं करती है, चूंकि ज्यादातर के दफ्तर बंद हो चुके हैं, रिप्लाई फाइल नहीं कर रही है, बहुत सारे केसेज में ऐसा होकर के आ रहा है, तो उनके खिलाफ एक पक्षीय निर्णय सक्षम अधिकारी देकर के अपनी संस्तुति रिकमेंडेशन शासन को और फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेजेगा। और न्यूनतम प्रत्येक आवेदन पर 1 लाख रुपए आरोपी कंपनी या सोसाइटी के खिलाफ अधिरोपित करेगा, उसका ये काम है। फिर डायरेक्शन देगा एसपी क्राइम को, जो नोडल ऑफिसर बनाए गए प्रत्येक जिले में इन एक्ट्स के तहत, कि आप इस कंपनी या सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, सीजर मीमो बनाएं, गिरफ्तारियां करें और चालान फाइल करें फास्ट ट्रैक कोर्ट में। उसकी एक कॉपी सक्षम अधिकारी को दें। एक, चूंकि इसके लिए अभियोजन अधिकारी, जिनको एडिशनल पीपी बोलते हैं कानून की भाषा में, वो भी स्पेशल अपॉइंट किए गए हैं, 2-2 हर जिले में, उनको एक कॉपी सौंपेगा। और उसके बाद सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक आवेदन देगा कि इस कंपनी की इतनी इतनी प्रॉपर्टीज का पता चला है, इनको हमें सीज करना है, हमें कुर्की वारंट इशू करें। तो वो उनकी कुर्की वारंट लेगा, तलाशी वारंट नहीं। साहब इस चीज को ध्यान रखें तमाम लोग, कि तलाशी वारंट या गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। तलाशी और गिरफ्तारी सक्षम अधिकारी और पुलिस दोनों मिलकर के बिना किसी वारंट के, बिना किसी शासन या कोर्ट के आदेश के कर सकते हैं, चूंकि संज्ञेय अपराध बनाया गया है बट्स एक्ट 2019 में भी और पीआईडी एक्ट्स में भी, और जो आईपीसी की धाराएं 420 वगैरह उनमें तो है ही। उसके बाद कोर्ट सक्षम अधिकारी के आवेदन पर उनको कुर्की वारंट इशू करेगा। वो उसकी प्रॉपर्टी को, चाहे वो चल है, अचल है, कोई अकाउंट है, उन सबको सीज करेगा। फिर नीलामी के लिए आवेदन देगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि साहब मुझे अब ये प्रॉपर्टी इतनी आ गई है, असेसमेंट कराएगा उसका, और अब मुझे ये नीलाम करनी है और लोगों का भुगतान करना है। फिर उसको नीलाम करेगा। अगर आवेदक ज्यादा है साहब, आवेदक ज्यादा है, प्रॉपर्टी उसकी कम आई है, पैसा धनराशि कम जुटती है नीलामी से, तो वो फिर एक एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि साहब आवेदक मेरे यहाँ इतने हैं और पैसा इतना आया है, तो मुझे इन कंपनी या सोसाइटी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन या और जो भी लाभार्थी हैं, उसके शेयर होल्डर वगैरह होते हैं, या कि कोई सेलिब्रिटी हैं जो उन्होंने प्रमोट किया उस कंपनी को और उससे बहुत मोटी रकम प्राप्त की, तो या कोई सेल कंपनी बना रखी थी, उन्होंने उसका पैसा वहां डाइवर्ट किया है, तो उन तमाम लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सीज करेगा, नीलाम करेगा और उसे भी अपने स्पेशल अकाउंट में जमा करेगा, जिस अकाउंट के माध्यम से उसे अपने यहाँ आवेदन करने वाले प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन में करना है। ये प्रक्रिया है। एक चीज और है इसमें राजपूत साहब, मान लीजिए कोई स्कैम बहुत बड़ा है, मल्टी स्टेट है, बहुत सारे राज्यों तक फैला है, हजारों विक्टिम हैं, उसमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई है, कुछ कोई लोग विदेश भाग गए, तो ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी ऐसे केसेस को सीबीआई को सौंपेगा। सक्षम अधिकारी को इक्वल टू हाई कोर्ट पावर है, उसे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं उस मामले को सेंट्रल जांच एजेंसी को सौंपेगा और सेंट्रल जांच एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी
और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें भुगतान के लिए अलग से अथॉरिटी गठित करेगी। ऐसे मामलों में भुगतान सेंट्रल करेगा, स्टेट नहीं करेगा। तो ये प्रक्रिया है साहब पूरी 180 दिन में इसको कंप्लीट करना है। ट्रायल कोर्ट, जिनको हम फास्ट ट्रैक को बोल रहे हैं या स्पेशल कोर्ट, वो भी 180 दिन के अंदर अंदर इन तमाम ठगों को दंडित करेंगी, जुर्माना देंगी और पीड़ितों का भुगतान करेंगी। इस काम को बहुत कम जगहों पर अभी तक शुरू किया गया है। राजपूत साहब, केवल हमारे अलीगढ़ के सक्षम अधिकारी ने कुछ नोटिस भेजे हैं समृद्धा जीवन के विषय में। हमारे डीएम नोएडा के जो सक्षम अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने कुछ नोटिस इशू किए हैं केबीसीएल के मामले में। मतलब कहीं कहीं हुई है प्रक्रिया, धीमी गति से शुरू हुई है, लेकिन चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में सबका भुगतान कराना है, तो इस प्रक्रिया को तेज कराने के लिए भी हम 14 मार्च का ज्ञापन तमाम जिलाधिकारियों को देंगे। मतलब लाल जी, ये तो आपकी दूसरी भारत यात्रा है, इसकी उपलब्धि क्या है और किन राज्यों में आपको इसमें सफलता मिल रही है? राजपूत साहब, उपलब्धि तो यही है कि ये सैकड़ों साल की समस्या थी, ठगों पर कोई लगाम नहीं लगती थी, ठगों के खिलाफ देश खड़ा नहीं होता था। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जो लोग मजाक उड़ाते थे कि साहब पदपट्टिका कभी नहीं लगेंगी, काउंटर कभी नहीं खुलेंगे, लोगों का हुजूम निवेशक कभी नहीं आएगा अपना दावा प्रस्तुत करने, एजेंट्स का ही सर फोड़ता रहेगा वो, इसमें बदलाव आया है। सैकड़ों जिलों में भुगतान के काउंटर खुले हैं। लोग हजारों की तादाद में किसी किसी जगह पर 10-10 हजार लोग एक ही दिन में आवेदन फाइल कर रहे हैं। और जहां भीड़ ज्यादा बढ़ रही है कलेक्ट्रेट में काउंटरों पे, तो वहां तहसील स्तर पर काउंटर खुल गए हैं। कई डीएम साहिबान के संदेश आए हैं कि साहब हम इसको ग्राम स्तर पर भी करेंगे। जो उनके मुनीम और पटवारी और अमीन वगैरह होते हैं, लेखपाल वगैरह, वो गांवों में जाके मुनादी करेंगे, बोर्ड लगवाएंगे। आरबीआई ने गाइडलाइन इशू कर दी है, सेबी ने जो है पीएसीएल के 17,000 तक के भुगतान आरंभ कर दिए हैं। तो उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं साहब, पूरा देश जाग चुका है। और 23 मार्च को हम भुगतान दिवस मना रहे हैं कर्तव्य पथ पर। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि देश के ठगी पीड़ित आज कर्तव्य पथ पर जाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नहीं तो कहाँ, राजपूत साहब, लोग बस मर ही रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। कौन सा राज्य ऐसा पैसा है मिलेगा, लेकिन आज कौन सा राज्य ऐसा है जहां आपको सबसे अधिक सफलता मिल रही है? सबसे अधिक समर्थन तो साहब, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही हमको मिला है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का रहा है, तीसरा झारखंड का रहा है, चौथा नंबर बिहार का रहा है, पांचवा नंबर महाराष्ट्र का है साहब, छठवां नंबर वैसे तो शुरू मैंने उत्तराखंड से ही की थी, लेकिन छठवां नंबर पे गिनता हूं मैं, चूंकि उत्तराखंड में उतनी ज्यादा जागरूकता अभी नहीं आई है और वहां का प्रशासन, मुख्यमंत्री भी थोड़ा करप्ट है। हालांकि उसने समय दिया था, मिलने का, बातचीत हुई, आश्वासन दिया कि साहब मैं इसमें करूंगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है उसने। उत्तराखंड पीआईडी एक्ट के तहत भी पद पट्टिकाएं नहीं लगाई गई हैं ना, बाट्स एक्ट के तहत लगाई गई हैं। जो मंत्री हैं वहां के सतपाल महाराज, उनसे बात हुई थी पिछले दिनों हमारे साथियों की, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि साहब मैं इसे करा दूंगा 15 दिन में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो 10 मार्च को मैं देहरादून जा रहा हूँ, वहाँ परेड ग्राउंड में बड़ा जन आंदोलन हमने रखा हुआ है, घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का। अब शांति से वार्ता नहीं करेंगे, मेरा कहने का आशय ये है साहब। 19 तारीख का हमने काशी विश्वनाथ में भी प्रोग्राम रखा हुआ है। गंगा पुत्र मोदी जी वहीं से सांसद हैं, और वहीं पर मैंने भी रखा है कि गंगा पुत्र अगर अन्याय के साथ खड़े हैं तो माँ गंगा हमें वरदान दो कि हम आपके पुत्र का भी वध कर सकें, अंत कर सकें, उन्हें सही रास्ते पर ला सकें। तो 19 को इसीलिए काशी विश्वनाथ में हमने अपना कार्यक्रम रखा है, बड़ा कार्यक्रम होगा, और वहां से एक बड़ा संदेश देश को दिया जाएगा कि भले ही कोई इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त गंगा का पुत्र ही क्यों न हो, अगर उसने छल से, कपट से, धोखाधड़ी से या समर्पण भाव से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है सत्ता में बने रहने का, और अगर वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, जनता का शोषण कर रहा है, न्याय के पक्ष में ना खड़े होकर अन्याय के पक्ष में खड़ा है, तो उसका भी अंत किया जा सकता है। ये संदेश काशी विश्वनाथ से भोले भंडारी और स्वयं गंगा माता उस दिन देंगी, मैं नहीं, वही देंगे। मैं तो उनके वचनों की पूर्ति के लिए लड़ रहा हूँ। एक शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वध करने का, अंत करने का, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा इसकी परिभाषा भी बता दीजिए कि किस तरह की जो वध करने, अंत करने का जो आपका ये शब्द है,
इसे किस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं? मैं इसे इस सेंस में इस्तेमाल करता हूँ राजपूत साहब के वध से मतलब शरीर से नहीं है। शरीर का अंत नहीं करना है। शरीर के अंत के लिए तो परमेश्वर ने एक सीमा रेखा बना रखी है कि वो सबके शरीरों का अंत करेंगे किसी न किसी माध्यम से। लेकिन इन शरीरों में जो पापात्मा, दुष्टात्मा, ठगात्मा घुस गई हैं, प्रवेश कर गई हैं कि शासन की कुर्सी पर बैठकर कोई भी आदमी ईमानदार नहीं रहता। केजरीवाल जैसा आदमी बेईमान बन जाता है, मोदी जैसा, योगी जैसा आदमी जिनके बाल बच्चे कुछ भी नहीं है, जिन्हें एक लंगोट की जरूरत थी केवल, वो भी बेईमान बन जाते हैं। तो इस जो ये इनके अंदर आत्मा है, पापात्मा, ठगों की जो आत्मा घुस गई है, बेईमानी की जो आत्मा घुस गई है, इसको मारूंगा मैं। शरीर को नहीं मारूंगा किसी के को, इनकी आत्मा को मार डालूंगा। और जब इनकी आत्मा मर जाएगी तो या तो ये ईमानदार बनकर शासन करेंगे, और ईमानदार फिर भी नहीं हुए, बेईमानी नहीं छोड़ी, तो इन्हें सत्ता की कुर्सियों से हटा करके इनको जेलों में भिजवा देंगे। सीधी सी बात बोलता हूं, खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे साहब। जिसने भी पाप किया है, ठगी की है, बेईमानी की है, वो किसी भी पद पर रहा हो, कोई उसका लोक लिहाज नहीं की जाएगी। जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है कि नहीं साहब प्रधानमंत्री के पद पर रहे, इन्हें जेल मत भेजो, ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, उनकी सबकी इंक्वायरी की जाएगी कि किस किस ने कब कब कानून की अवमानना की, किस किस कानून का पालन नहीं किया, किस किस बेईमान से, ठग से, अपराधी से उन्होंने साठगांठ करके अवैध तरीकों से धन कमाया या सत्य की और न्याय की अवहेलना की। तो ऐसे तमाम लोगों को दंडित किया जाएगा। कल के भारत में राजपूत साहब, जिस भारत का स्वप्न मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से ऐसा भारत बनेगा। और वो भारत किसी भी अपराधी को, चोर को, ठग को माफी नहीं देगा तब तक जब तक उसको दंड नहीं दे दिया जाता। अपनी भैया कैसे भारत का सपना मदन क्या लाल बोलते आजाद हैं ने उसको, देखा है? कैद। कैसे भारत जी का हैं, सपना मदन लाल आजाद ने देखा है? मदनलाल आजाद चाहता है कि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। इसमें कोई भी ठग, कोई भी बेईमान, कोई भी अपराधी खुली हवा में सांस ना ले सके। सामान्य जीवन जीना तो बड़ी बात है, या वो धन पशु बन जाए, कोठियां खरीद ले, या फार्म हाउस खरीद ले, या जो है शासक बन जाए, या प्रशासक बन जाए, या न्यायाधीश बन जाए। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल दंड का भागीदार रहे, जेलों के अंदर रहे, प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले, चाहे वो पीड़ा कैसी भी हो। और भुगतान, जो सब मैं कहता हूं राजपूत साहब, भुगतान से मेरा आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं अपना पैसा जमा करता है, उसका भुगतान होना चाहिए जैसा वायदा किया था आपने। कोई व्यक्ति कहीं परिश्रम करता है, उसका भी भुगतान होना चाहिए। देश में करोड़ों मजदूरों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। देश में करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों का मूल्य उन्हें समय पर नहीं मिल रहा, उनका भुगतान लंबित है। ठगी पीड़ित तो हैं ही 42 करोड़। तो मेरा भुगतान से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान हो। जो भी व्यक्ति भुगतान का अधिकारी है, भुगतान को गारंटी कानून के रूप में स्थापित किया जाए, और जो किसी का भी भुगतान रोक लेते हैं उनके लिए सजाए मौत का प्रावधान हमारे भारत में होगा। मदन लाल जी आज की तारीख में, ऐसा भारत देखता हूँ। ये मदन लाल जी आज की तारीख में केंद्र सरकार इतनी पावरफुल हो चुकी है कि हर तंत्र को जो है एक तरह से यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के हिसाब से हर तंत्र काम कर रहा है। विशेष रूप से न्यायपालिका पर भी अंकुश अंकुश रखने का जो है एक प्रयास किया जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो आपका जो भारत, जिसकी आप अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो इन इस व्यवस्था में, इन परिस्थितियों में कैसे बनेगा अपराध मुक्त भारत? देखिए साहब, जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा वेदों ने गाई, जनमत के आगे झुके राम भी, इतिहास रहा बतलाई। जनमत जब किसी चीज के पक्ष में खड़ा हो जाता है राजपूत साहब, तो सत्ता तो छोड़िए, भगवान भी झुक जाते हैं। ये सत्ता कितनी भी अहंकारी है, तो आज उसका कारण ये है कि जनमत उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है, जनमत उसके पक्ष में है। इसलिए आज ठग और बेईमान देश पर राज कर रहे हैं। और न्यायपालिका को मैं नहीं मानता कि साहब न्यायपालिका कम करप्ट है। मैं तो न्यायपालिका का ही आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि न्यायपालिका बहुत भ्रष्ट है। बड़ी मुश्किलों से देसी शराब बेचने वालों को या नकली शराब बेचने वालों को जब पुलिस अरेस्ट करती थी, इस न्यायपालिका ने ही टांग अड़ाई कि आज घर घर शराब बिकती है, घर घर नशा बिकता है। न्यायपालिका तुरंत नशे का कारोबार करने वालों को
जमानत दे देती है, अग्रिम जमानत दे देती है अपराधियों को। तो न्यायपालिका हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट है साहब। मैं न्यायपालिका का ही आदमी हूं, भले ही किसी जज को बुरा लग जाए, न्यायाधीश को, लेकिन सत्य यह है कि यदि न्यायपालिका हमारे देश की ठीक होती तो हुक्मरानों की या प्रशासकों की ताकत नहीं थी कि वो बेईमान हो जाते। क्योंकि न्यायपालिका में ही बेईमान सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं। जज साहब के सामने उनका रीडर और वो रिश्वत लेता रहता है पेशी के नाम पर पूरे देश में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेते हैं अपराधीगण कि वो रात के 2 बजे बेल दे देते हैं घर में बैठ के। और सामान्य आदमी जो गरीब है, मजदूर है, जो रिश्वत नहीं दे सकता, जो हाई प्रोफाइल्स एडवोकेट्स, हाई प्रोफाइल्स का मतलब यही होता है साहब कि उनकी सेटिंग कितनी है जज साहब के साथ। हाई प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई कानून का ज्ञान ज्यादा होता है, कानून वानून का ज्ञान नहीं होता। मैं वो देख रहा था नेहा राठौर के मामले में, वो कौन जज हैं, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम है बड़े चर्च ने, काटजू, मार्कंडे काटजू। वो कह रहे थे कि साहब 160 का नोटिस बिना एफआईआर नहीं दिया जा सकता नेहा राठौर वाले मामले पे। क्यों नहीं दिया जा सकता? 160 का नोटिस तो किसी की शिकायत आ जाए तो उसी पे आईओ दे सकता है, सीआरपीसी कहती है, ये उसका राइट है, अधिकार है। वो कह रहे थे दूसरे थाने के क्षेत्र में जाके नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो कोई ये नहीं है कि ये साहब बड़े आदमी हो गए, हाई प्रोफाइल हैं तो इनको कानून का ज्ञान ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। केवल इनको सेटिंग करने का ज्ञान ज्यादा रहा है। इनको विवेकाधिकार इतने दे रखे हैं। मैं संविधान की बहुत बड़ी कमजोरी मानता हूं इस चीज को कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतने ज्यादा, और मिनिस्टर्स को, सांसद को, विधायकों को, डीएम्स को इतने ज्यादा विवेकाधिकार दिए गए हैं कि ये उनका दुरुपयोग करते हैं। कई बार कानून का भी ये पालन नहीं करते। कानून जो कह रहा होता है वो काम ना करके ये अपने विवेक से, और इनका विवेक कहाँ काम करता है? जहां से इनको माल आता हुआ दिखाई दे वहां इनका विवेक जाग जाता है। जहां लगे कि माल नहीं आ रहा है वहां इनका विवेक सो जाता है। वहां कानून को भी भूल जाते हैं कि कानून ये कह रहा है कि भाई 2.5-3 साल अगर कोई निर्दोष आदमी जेसी में रह लिया है तो उसको अविलंब जमानत दो। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं आए हैं चालान में तो उसको बेल दो, मुक्त करो, और उसको कंपनसेट भी करो, मुआवजा भी दो। उस पर इनका विवेक नहीं जागता। लेकिन शाहरुख खान का लड़का अंदर जाएगा, विवेक जाग जाएगा। वो कौन सा लड़का था, वो एक पत्रकार साथी था हमारा, अर्नब गोस्वामी, वो जेल जाएगा तो विवेक जाग जाएगा। अभी देखना मनीष सिसोदिया के लिए तुरंत विवेक जागने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। 4-6 दिन में, होली के तुरंत बाद विवेक जाग जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कि गलत कर दिया। जब सत्य सारी दुनिया जानती है, मनीष सिसोदिया ने रिश्वत खाई है शराब घोटाले में, दुनिया भर का पैसा लिया है, तमाम गली गली में तमाम जितना भी अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोग थे वही ठेकेदार बना दिए थे सारे के सारे। तो इनका विवेक ऐसे ही समय पे जागता है। तो साहब ये कहना कि न्यायपालिका को कंट्रोल कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ यह सत्य है। वो पहले से ही बेईमान है, और जब बेईमान कहीं भी बैठा होगा, बेईमान को तो कोई भी कंट्रोल कर लो, शासक तो कर ही लेता है, ईमानदार को भी कर लेते हैं। जो डरपोक किस्म का ईमानदार हो, हमारे जैसे 2-4 लोग होते हैं जो डरते नहीं है जेल से, जिल्लत से, मौत से भी। मैं तो ये फांसी का गंदा हमेशा गले में, एक बार पूछ रहा था मुझसे कि साहब ये यूं करके क्यों लटकाते हो? लोग तो यूं लटका के रखते हैं। मैंने कहा यार ये फांसी का प्रतीक है, मैं पहले से ही फांसी खुद ही लटका के चलता हूँ अपने, ऐसे ही रखता हूँ ना मैं हमेशा, ताकि कल जब फांसी हो तो मुझे दुख ना हो, दर्द ना हो, मैं डरू ना। ये आदत के लिए मैंने डाला हुआ है पहले से ही। तो तो शासक इतने पूर्ण बहुमत की सरकार है राजपूत साहब, तो बेईमानों को तो डरा ही लेगी। तमाम बेईमानों को डरा लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, ये भेज के, वो भेज के। वो देखा था आपने, वो गुटखेबाज नेता जो है एक दूसरा, कोई जन आंदोलन पनांदोलन चला रहा है, वो भाग लिया था पुलिस देख करके। हम कहाँ भागते हैं? हम इसलिए नहीं भागते कि हम तो गले में फांसी का फंदा पहले ही लटकाए फिर रहे हैं। हमको थोड़ा ही मतलब डरा लेंगे ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, या किसी से भी। मतलब लाल जी, जी आप कह रहे हैं कि जनमत से जो है वो सरकार सारे तंत्र घबराते हैं। तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का इतना बड़ा जनमत कब जुट रहा है और कहां पर जुट रहा है जिससे सरकार दबाव में आएगी और निवेशकों का भुगतान मिलेगा? देखिए 14 मार्च को आप देख लेना साहब जनमत हमारा, और 23 मार्च को अंतिम जनमत दिखा देंगे, पूरे देश को जगा लेंगे राजपूत साहब। या तो सरकार कानून का पालन करेगी, सबका भुगतान करेगी, नहीं तो हमको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल नहीं है कि जी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हो, हमको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, सरकारें बनानी है, या डरना है। तो इन दोनों में से हम कोई नहीं है, ना हम महत्वाकांक्षी हैं ना बेईमान हैं जिसे डरा लोगे, जिसकी कोई कमजोरी होगी। हमारे जनमत के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा, भुगतान करना होगा। नहीं करेंगे तो मैंने बता दिया है क्या करूंगा मैं, काशी विश्वनाथ जाकर।
तो अभी कल जो है हम द न्यूज़ 15 पे लाइव कार्यक्रम कर रहे थे। एक निवेशक जो है वो बड़ा हताशा में, उसने एक निराशा में कमेंट बॉक्स में हमारे लिखा कि ना हमें आज की अब जो स्थिति हमारे सामने है, संविधान पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है, ना पालिका पर विश्वास है। मतलब किसी पर वो विश्वास करने को तैयार नहीं। ये आज निवेशकों की एक तरह से मानसिक स्थिति है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, संविधान पे, कानून पर किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है किसी भी साथी को। मैं कहता हूं स्वयं पर विश्वास करो। अगर जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास कर लोगे, उस दिन सबसे पहले तो ईश्वर, प्रकृति आपके पक्ष में खड़ी होगी। संविधान चाहे कितना भी घटिया है, मैं भी घटिया कहता हूं कि भारत का संविधान घटिया है, वो आपके पक्ष में खड़ा होगा। तमाम कानून आपके पक्ष में खड़े होंगे। और शासक चाहे कितना भी बेईमान हो, मक्कार हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, उसे भी आपके पक्ष में खड़ा होना होगा। नहीं होगा तो आप अकेले ही, एक तर्जनी उंगली से सब विनाश हो जाता है अगर कोई उंगली उठ जाए किसी की तरफ। ये इतिहास बताता है, पुराने बताती हैं, हमारा धर्म बताता है, गीता और महाभारत बताते हैं, रामायण बताती है कि अगर तर्जनी उंगली भी उठ जाए किसी सच्चे व्यक्ति की बेईमान की तरफ, तो साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। मोदी सरकार तो बहुत मामूली चीज है साहब, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। लोगों ने हुआ बना रखा है कि साहब मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, हमने मोदी जी को रोते देखा है, माफी मांगते हुए देखा है, और अब भी मंगवाएंगे, अब भी रुलाएंगे अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो कर्तव्य पथ हमने चुना है कि हम कर्तव्य पथ जाएंगे अपने कर्तव्य की पूर्ति करके। तो सबसे पहले स्वयं पीड़ित अपने ऊपर विश्वास करे, अपने मन के पाप को, मैल को खत्म करे, भय को खत्म करे, और ईमानदारी के साथ अपना आवेदन फाइल करे। उस आवेदन की कॉपी लेकर 23 मार्च को हम स्वयं वहां उपस्थित रहेंगे। आए कर्तव्य पथ नई दिल्ली संसद भवन पर, हम प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे उनका भुगतान कराने के लिए। और घर बैठे कोई चाहे साहब कि घर बैठे किसी जादू की छड़ी से किसी का भुगतान हो जाए, तो ये नहीं होगा। एजेंट जो बहका रहे हैं बहुत सारे कि भाई अप्रैल तक हो जाएगा, सहारा के मामले में खास तौर से चुप रहो, तो इस बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। सब साथियों को बट्स एक्ट के तहत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल कर देने चाहिए। सुब्रत राय सहारा हो, मुकेश मोदी हो आदर्श वाला, या पीएचईएल वाला निर्मल सिंह भंगू हो, या ये बाइक बोट वाला संजय भाटी हो, या कोई मितेश अग्रवाल हो, या कोई राशिद नशीम हो, या पीपीएस सेठी हो, या कोई भी ठग हो, कोई भी किसी का भुगतान अब नहीं कर पाएगा। भुगतान अब केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से होना है। इसमें भुगतान को अधिकार बनाया गया है। केवल इतना सा काम करना है कि हम इस कानून की अनुपालना ठीक से कराने के लिए सरकार पर दबाव बना लें, सरकार के सामने ये सिद्ध कर दें कि अगर आपने इस कानून की अनुपालना नहीं की तो हम आपका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। इस लड़ाई में और कुछ ज्यादा नहीं करना है। सब 42 करोड़ लोग हैं, फूंक मारेंगे उड़ जाएगी सरकार भी, सब उड़ जाएंगे। तो इतना सा अपने ध्यान को केंद्रित करना है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना किसी भी साथी को। जैसा कि हताशा में कई साथी आत्महत्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कमजोर सरकार है। अगर आप खुद सच्चे हैं तो, बेईमानों तो आपके लिए तो है साहब, आप पे तो बुलडोजर भी चला देगी, बेईमानों पे तो गोली भी मरवा देगी, इनकाउंटर भी करवा देगी, उनका कुछ भी कर सकती है। इतनी मतलब वो ताकत नहीं है उसकी, लेकिन उसको मैं ताकत नहीं मानता। वो भी उसकी अपनी एक वो है, हताशा है, कमजोरी है, और मतलब उसका आवेश है, आवेश में वो कानून का भी उल्लंघन कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि ताकतवर है, मैं समझता हूँ सबसे कमजोर सरकार है। इसलिए वो हताशा में कई बार लोगों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए इस तरह के गैर कानूनी कदम भी उठा लेती है जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहे जा सकते। और इस कमजोर सरकार को दबाने के लिए, न्याय और कर्तव्य के पथ पर लाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए, या कहें इसको खत्म करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, ईमानदार लोगों की जरूरत है। ईमानदार लोग एकजुट हों, इसमें कोई राजनीति ना करें, कोई छल कपट मन में ना रखें, ईमानदारी के साथ इसका विरोध करें, तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सकता है। 2024 तो बहुत दूर है। कई लोग कहते हैं साहब 2024 में आम चुनाव में उखाड़ के फेंकी जा सकती है, तमाम विपक्ष एकजुट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है साहब, केवल नागरिक समाज को, जो ईमानदार हैं, उनको एकजुट होने की आवश्यकता है। लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि हम चुनाव से पहले भी बेईमान सरकार को, बेईमान सिस्टम को
पदच्युत कर सकते हैं, सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है। चुनाव का इंतजार थोड़ा ही करेंगे। तब तक तो 2024 तक तो तुम देश को लूट लोगे, सारे के सारे द्वीप खरीद लोगे, विदेशों में बैठ जाओगे जाकर के। अभी ये अडानी अंबानी ये सब भाग गए विदेशों में, तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। 2024 का इंतजार थोड़ा ही करेंगे साहब हम, जब हमें दिख रहा है कि सिस्टम बेईमान है, करोड़ों लोगों की पीड़ाओं का समाधान नहीं कर रहा, उनको न्याय नहीं दे रहा, तो चुनाव का इंतजार थोड़ा ही करेंगे। हमें चुनाव थोड़ा ही लड़ना है, हमें कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना है। हम तो पक्के सच्चे वाले देशभक्त हैं, हम तो उखाड़ के फेंकेंगे, तुरंत फेंकेंगे। कोई इंतजार नहीं करेंगे साहब हम 2024। लाल जी, जो बट्स एक्ट के तहत जो पैसा मिलेगा निवेशकों को, तो वो पैसा मिलेगा कैसे, उसका प्रावधान क्या है, और वो पैसे का उसका सोर्स क्या होगा कि जो पैसा सरकार जो है लेकर निवेशकों को देगी? मैंने बताया तो था सर आपको, जब सक्षम अधिकारियों के कर्तव्य जब मैं बता रहा था कि पहले कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। उससे भी अगर आवेदक के पैसों की पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर जो भी सोसाइटी या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियों को भी सीज किया जाएगा। अगर उन्होंने कोई सेल फर्जी कंपनी बनाकर वहां धन को डाइवर्ट किया है तो उन कंपनीज के जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो भी असेस्ट होंगे, उन सबको भी सीज किया जाएगा। तो पैसा कहीं गया नहीं है साहब, पैसा जाता थोड़ा ही है, रोटेशन होता है उसका तो बस। तो जब जांच होगी तो सारा आ जाएगा। ईमानदारी से जांच होनी है, सार्वजनिक जांच पड़ताल होनी है। इसमें मदन लाल आजाद स्वयं निगरानी कर रहा है तमाम जांचों की, तो कहीं गड़बड़ तो होने ही नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी। तो सबका पैसा मिलेगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है साहब। 23 मार्च शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम है आपका कर्तव्य पथ पर दिल्ली में, तो उसमें कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन से राज्य से निवेशक आएंगे, और क्या तैयारी है, उसका एक स्वरूप बताइए हमारे दर्शकों को। 23 मार्च शहीदी दिवस कर्तव्य पथ का। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तो रहेंगे ही। इन राज्यों के लोग बहुत बड़ी संख्या में 23 मार्च को शहीदी दिवस पर कर्तव्य पथ दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, और जी आपका क्या बोलते हैं, गुजरात, आसाम, और ये साउथ के और जो राज्य हैं, तमिलनाडु, और क्या बोलते हैं उसको जहां वो केसीआर पेसीआर हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहां तक से लोग आ रहे हैं। समूचे देश से आएंगे, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग आएंगे साहब, पूरा देश आएगा। चूंकि ये राष्ट्रव्यापी स्कैम्स हैं तमाम, चाहे वो सहारा का हो, पल्स का हो, साइंस सिटी का हो, आदर्श का हो, नवजीवन का, संजीवनी का, पेश्वर का, खेतेश्वर का। वो संजीवनी से याद आया साहब, वो चीफ मिनिस्टर राजस्थान के पे उसने मानहानि का दावा कर दिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत सेंट्रल मिनिस्टर ने। तो वो कल कह रहे थे, मैं सुन रहा था सेंट्रल मिनिस्टर का कि साहब वो बैनिंग एक्ट है, बट्स एक्ट की, वो कह रहे थे, पूरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे थे वो, क्योंकि उसका नाम तो शुरू शुरू में हम भी नहीं ले पाते थे पूरा ठीक से, कई लोग नहीं ले पाते हैं। तो बट्स एक्ट में वो कह रहे थे साहब, बट्स एक्ट में ये प्रावधान है जो मैं बताता हूँ। मैं मुख्यमंत्री खिलाफत कर रहा था, अभी जयपुर गया था, मैंने कहा आप बट्स एक्ट का ठीक से इस्तेमाल कीजिए, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आप गिरफ्तारी करा सकते हो उसकी, अगर बट्स एक्ट का उसने उल्लंघन किया है। ये एक्ट में लिखा हुआ है। मैं कहा गिरफ्तार कराओ इसको, गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो खुद गजेंद्र सिंह शेखावत सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे थे, हमारी बात की पुष्टि कर रहे थे कि साहब बट्स एक्ट के तहत राज्य सरकार चाहे तो सबका पैसा वापस कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। उनको केवल राजनीति करनी है, आरोप लगाने, एक दूसरे पे टरकाना है चीजों को। तो ऐसा ही चल रहा है साहब। ये जो असमंजस है, भ्रम है, इसको खत्म करेंगे। बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अंत में आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनसे यही कहना चाहता हूं, आप सब लोग जागरूक हों, सच और झूठ के अंतर को पहचानें, केवल अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें। तमाम निवेशक, तमाम एजेंट साथी, ये लड़ाई भुगतान की है, और जब तक भुगतान प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो जाएगा तब तक ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना साहब, कि एजेंट के पीछे लठ लेके निवेशक पड़े हुए हैं, एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ढोंगी नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं, गलत संगठनों से जुड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हमें कोई बचा लेगा। कोई बचा नहीं पाएगा। यदि एजेंट बेईमान है, उसने निवेशक का पैसा लेकर कंपनी या सोसाइटी में जमा नहीं किया है, तो भले ही वो अभय देव या भल्ला देव या कोई और मोदी की भी शरण में चला जाएगा, तो भी वो बच नहीं पाएगा साहब, उसको जेल जाना होगा। बचने का एक ही मार्ग है,
तमाम लोग बेईमानी की नीयत का परित्याग कर दें, ईमानदारी के मार्ग पर आ जाएं, अपना और अपने निवेशकों का भुगतान करवाएं, फिर ये गृह युद्ध समाप्त हो सकता है। तमाम लोगों के संकट, दुख, दर्द दूर हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी संख्या हो गई है साहब ठगी पीड़ितों की, 42 करोड़ कम नहीं होती साहब। 140 करोड़ आबादी बताते हैं देश की टोटल, तो 42 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। इसका समाधान भुगतान के अलावा और कोई अब बचा नहीं है। तो इसलिए सब लोग इस भुगतान की लड़ाई को मिल करके लड़ें। मिल करके भी नहीं लड़ सकते तो अकेले अकेले लड़ो, लेकिन जो मार्ग है उस मार्ग के माध्यम से ही लड़ो।